हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडवांस इंग्लिश 101। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 8 एक से बढ़कर एक एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स को सीखेंगे, जिसमें पहला स्ट्रक्चर हमारा होगा जब भी हमें हिंदी में बोलना हो कोई चारा नहीं है या नहीं था, उसके लिए इस स्ट्रक्चर का हम लोग यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। अब तुम्हारे पास हाँ बोलने के सिवाय कोई चारा नहीं है, इसके लिए हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे Now you don't have any choice but to say yes for this. अब तो तुम बुरी तरह से फंस गए हो और तुम्हारे पास उससे शादी करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे Now you are trapped badly and you have no choice to marry her. वहाँ जाने के सिवाय अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे Now we don't have any choice but to go there. Don't have any choice का मतलब है कि कोई चारा नहीं है, या doesn't have any choice का मतलब कोई चारा नहीं है। आप पिछले 4 दिनों से बीमार पड़े हुए हैं। अब डॉक्टर से मिलने के सिवाय आपके पास कोई चारा नहीं है। आप 4 दिनों से बीमार पड़े हुए हैं, तो इसके लिए हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ किया जाता है, आपको पता ही है। You have been falling sick for last 4 days and now you have no choice but to consult a doctor. उसके पास रोने के सिवाय कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसने परीक्षा से पहले कोई तैयारी नहीं की थी। ये पास्ट की बात को बता रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ हैव की जगह हैज़ की जगह हैड का यूज़ करेंगे। He had no choice but to cry because he had not done any preparation properly before the examination. आज बच्चों के पास स्कूल जाने के सिवाय कोई चारा नहीं था, क्योंकि आज पापा बहुत गुस्से में थे। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे टुडे चिल्ड्रन हैड नो चॉइस बट टू गो टू स्कूल बिकॉज देयर फादर वाज वेरी एंग्री। सेकंड स्ट्रक्चर है इट, टेक्स, टूक, विल टेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम प्लस टू वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी समय किसी काम में समय लगने की बात होगी, चाहे वो प्रेजेंट की हो, पास्ट की बात हो या फ्यूचर की बात हो, तो प्रेजेंट की बात होगी तो टेक्स का यूज़ करेंगे, पास्ट के लिए टूक का और फ्यूचर के लिए विल टेक का यूज़ करेंगे। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे और इसे इट से ही शुरू करेंगे। इट टेक नहीं, और इट टेक्स होना चाहिए, क्योंकि इट हमारा सिंगुलर है, इसलिए इट के साथ हमेशा टेक्स का ही यूज़ होगा। मुझे ऑफिस से घर लौटने में 30 मिनट लगता है। टेक्स मी 30 मिनट्स टू रिटर्न होम फ्रॉम द ऑफिस। इसमें आपको वो सारे सेंटेंस और स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आज के वीडियो में, जो आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मुझे घर से मार्केट जाने में 10 मिनट लगते हैं। टेक्स मी 10 मिनट्स टू गो टू द मार्केट फ्रॉम होम। मैं अभी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ हूँ, मुझे घर पहुँचने में 1 घंटा और लग जाएगा। ये फ्यूचर की बात है, लग जाएगा, इसलिए यहाँ पे विल टेक का यूज़ करेंगे। राइट नाउ आई एम स्टक इन ट्रैफिक जैम and it will take me 1 more hour to reach home. Right now I am stuck in traffic jam and now it will take me 1 more hour to reach home. मुझे यहाँ से मुंबई जाने में 4 दिन लग जाएंगे। It will take me 4 days to reach Delhi, to reach Mumbai from here. It will take me 4 days to reach Mumbai from here.
उसे डॉक्टर के पास ले जाने में आधा घंटा लगा। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे it took him half an hour to take him to the doctor. It took him half an hour to take him to the doctor. उसे मोबाइल को दुरुस्त करने में 2 दिन लगे। It took him 2 days to repair the mobile. It took him 2 days to repair the mobile. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है देन एंड देयर, जिसका मतलब होता है तुरंत, उसी वक्त या वहीं के वहीं। आइए देखते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। कल मैंने उसे वहीं के वहीं या तुरंत या उसी वक्त उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। यस्टरडे आई गेव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू हिम देन एंड देयर, या यूँ कह सकते हैं बिफिटिंग रिप्लाई की जगह रिटॉर्ट का यूज कर सकते हैं। आई रिटॉर्टेड हिम देन एंड देयर। लोगों ने उसे उसी वक्त वहीं या वहीं के वहीं बुरी तरह से पीटा क्योंकि वह लोगों से जबरन रंगदारी का पैसा मांगने की कोशिश कर रहा था। People beat him up badly then and there because he was trying to ask for extortion money from the people forcibly. यहाँ पे ask for का मतलब मांगना है। forcibly का मतलब ज़बरदस्ती। एक्सटॉर्शन का मतलब रंगदारी। एक्सटॉर्शन मनी का मतलब रंगदारी का पैसा। कल मैं उस घर को उसी वक्त खरीदने का मन बना लिया। कल मैंने उस घर को उसी वक्त खरीदने का मन बना लिया। आई डिसाइडेड टू बाई दैट हाउस देन एंड देयर। आई डिसाइडेड टू बाई दैट हाउस देन एंड देयर। वे लोग उसी वक्त वहाँ से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस सेंटेंस को हिंदी में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे they left for New Delhi from there then and there. They left for, leave for का मतलब होता है रवाना होना, प्रस्थान करना, रवाना होना, निकलना। इन अ वे जिसका मतलब होता है एक तरह से, इन अ वे एक तरह से। स्ट्रक्चर है इसका इन अ वे प्लस सेंटेंस यानी कंप्लीट सेंटेंस। एक तरह से आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इन अ वे व्हाट यू आर डूइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इन अ वे व्हाट यू आर डूइंग इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक तरह से आप जो कर रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इन अ वे व्हाट यू आर डूइंग इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। In a way, what you are doing is not good for your health. एक तरह से यह सच है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे In a way, it's true that I love you. I like you. Sorry. In a way, it's true that I like you. एक तरह से यह कहना गलत नहीं होगा कि तुम एक नंबर के झूठे हो। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे In a way, it will not be wrong to say that you are a liar of the first order. Of the first order का मतलब होता है एक नंबर का या अव्वल नंबर का, अव्वल दर्जे का। एक तरह से तुम मेरे छोटे भाई जैसे हो। In a way, you are like my younger brother. In a way, you are like my younger brother. वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। एक तरह से मेरे बुरे समय पर उसने मेरी बहुत मदद की थी। इन अ वे ही हेल्प मी अ लॉट इन माय रेनी डेज। रेनी डेज का मतलब होता है बुरा वक्त, बुरा समय, दुख का दिन। एक तरह से अभी से हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। इन अ वे वी ऑल आर योर फ्रेंड्स फ्रॉम नाउ। In a way, we all are your friends from now.
5 पे हमारा स्ट्रक्चर है इट्स बीन प्लस टाइम। समय को बताते हुए जब हम लोग बोलते हैं अपने सेंटेंस में समय को दर्शाते हुए कि हो चुका है या हो गया है, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बोलते हैं इट हैज़ बीन, उसके बाद समय को बोलते हैं या लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। मुझे हर दिन एक ही काम को करते हुए 5 साल हो गए हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट हैज़ बीन 5 years टू मी डूइंग द सेम वर्क एवरी डे। करते हुए, आते हुए, जाते हुए के लिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम लोग लिखेंगे। उसे इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए 4 साल हो गए हैं। इट हैज़ बीन 4 years टू हिम डूइंग डूइंग द वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट, या डूइंग नहीं बोल के वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट भी बोल सकते हैं। नंबर 6 पर है इट हैड बीन, हो गए थे। ये पास्ट की बात को दर्शाने के लिए हैड का यूज किया जाता है। इट हैड बीन स्ट्रक्चर है इट हैड बीन, उसके बाद समय की बात को लिखेंगे, उसके बाद टू ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। तुम्हारे भाई को दुबई में काम करते हुए 10 साल हो चुके थे। इट हैड बीन 10 years टू योर ब्रदर वर्किंग इन दुबई। It had been 5 years to your brother working in Dubai. उसे इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए 4 साल हो गए थे। It had been 4 years to him working on this project. It had been 4 years to him working on this project. वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। नंबर 7 पे है इट विल हैव बीन। इसे तब यूज करेंगे जब समय को बताते हुए हमको बोलना है फ्यूचर की बात को कि हो चुका होगा या हो गया होगा, तब हम लोग इसका यूज़ करेंगे इट विल हैव बीन। उसके बाद समय की बात करेंगे, उसके बाद टू प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स को बोलेंगे। मुझे इस कॉलेज में पढ़ाई करते हुए 5 साल हो चुके होंगे। इट विल हैव बीन 5 years to me studying in this college. It will have been 5 years to me studying in this college. नेक्स्ट सेंटेंस है हमें वहाँ क्लास करते हुए 5 साल हो गए होंगे या हो चुका होगा। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे It will have been 5 years to us attending the class there. It will have been 5 years to us attending the class there. नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इट हैज़ बीन, जिसका मतलब होता है कि हो गया है या हो चुका है। उसके बाद हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ तब करेंगे जब हम लोग बताते हैं कि कोई काम किए हुए, उसके बाद समय की बात को बोलते हैं कि इतना समय हो गया है। कोई काम किए हुए 5 साल हो गए हैं, 4 महीने हो गए हैं, तब हम लोग उस सेंस में स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। यह काम करते हुए मुझे 10 साल हो गए हैं। It has been 10 years having done this work. It has been 10 years to me having done this work. यह काम करते हुए मुझे 10 वर्ष हो गए हैं या हो चुका है। आज मुझे तुमसे मिले हुए 1 सप्ताह हो गए हैं या 1 सप्ताह हो चुका है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट हैज़ बीन 1 week टू मी हैविंग मेट यू। इट हैज़ बीन 1 week हैविंग मेट यू। मीट की थर्ड फॉर्म मेट। आज हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे
Today it has been 10 years to our wedding. Today it has been 10 hours to our wedding. आज तुमसे शादी किए हुए 10 साल हो गए हैं। इसमें वर्ब का यूज हुआ है शादी किए हुए। शादी करना एक क्रिया है, इसलिए हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हुए इस सेंटेंस को बनाएंगे। इट हैज़ बीन 10 years to us having got